हमास ने अपने सैन्य कमांडर मोहम्मद डेफ की मौत की पुष्टि कर दी है। पहली खबर इससे जुड़ी। देखिए, पिछले साल अगस्त में इजराइल ने दावा किया था कि उसने मोहम्मद डेफ को मार गिराया, लेकिन हमास ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की थी। हमास ने उप सैन्य कमांडर मारवान इस्सा की भी मौत की घोषणा की है। अमेरिका ने पिछले साल मार्च में इस्सा की मौत का ऐलान किया था। इजरायली सेना ने अगस्त में डेफ की मौत को लेकर एक्स पर पोस्ट भी किया था कि आईडीएफ ऐलान करता है कि 13 जुलाई 2024 को आईडीएफ लड़ाकू विमानों ने खान यूनिस के इलाके में हमला किया और खुफिया आकलन के बाद यह पुष्टि की जा सकती है कि हमले में मोहम्मद डेफ मारा गया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने इससे जुड़ा हुआ एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया था। मोहम्मद डेफ को 7 अक्टूबर के हमलों का योजनाकार भी बताया जाता है, जो युवा अवस्था में ही हमास में शामिल हो गया था। देखिए, 2002 में वो हमास की सैन्य शाखा कस्साम ब्रिगेड का नेता बन गया और इसके संस्थापक की उसने जगह भी ले ली, जिसके इजरायली हमले में मौत हो गई थी। डेफ ने तब से इजराइल पर कई हमले की योजना बनाई, जिसमें 1996 में सिलसिलेवार हुए आत्मघाती बम धमाके भी इसमें शामिल थे। देखिए, जुलाई में इजरायली सेना ने डेफ को मारने के प्रयास में गाजा की घनी आबादी वाले तटीय क्षेत्र में भारी बमबारी की थी। अब हमले में गाजा के कई लोग मारे गए। बाद में इजराइल की सेना ने कहा कि उसने हमले में डेफ को मार गिराया था। हमास ने ना तो उसकी मौत की पुष्टि की थी और ना ही इनकार। इजरायली खुफिया जानकारी के अनुसार वो दशकों से इजरायली मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की सूची में सबसे टॉप पर यानी शीर्ष पर था। इससे पहले उस पर 8 बार जानलेवा हमले हो चुके थे। मारा गया सैन्य कमांडर मोहम्मद डेफ। इजराइल के दावे पर हमास ने भी फाइनली मुहर लगा दी है। यह बेहद महत्वपूर्ण खबर। पढ़ेंगे आगे अगली खबर की तरफ, उसकी बात जरूरी, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्डन, मिस्र और दूसरे अरब देशों से ज्यादा फिलिस्तीनी शरणार्थियों को अपनी जमीन पर जगह देने का आग्रह किया है, जो गाजा पट्टी छोड़कर आ रहे हैं। अब ट्रंप ने गाजा के युद्धग्रस्त क्षेत्र को तकरीबन पूरी तरीके से खाली करते हुए नई शुरुआत करने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही उन्होंने जो बाइडेन के समय इजराइल को 2000 पाउंड बम भेजने पर लगाई गई रोक को भी उस समय ही हटा दिया। देखिए, ये रोक गाजा में नागरिकों को मौत को कम करने के लिए लगाई गई थी, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में युद्ध विराम लागू होने के बाद शनिवार को डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्डन के राजा और मिस्र के राष्ट्रपति से बातचीत की। उन्होंने दोनों देशों के नेतृत्व से फिलिस्तीनी शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए समर्थन मांगा। अब उन्होंने गाजा को एक विध्वंस स्थल बताते हुए क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए अरब देशों के साथ मिलकर एक नए स्थान पर आवास बनाने का सुझाव दिया है। देखिए, गाजा पर बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने संभावित रूप से इतनी आबादी को स्थानांतरित करने की बात कही, ताकि युद्धग्रस्त क्षेत्र को साफ किया जा सके और एक नई शुरुआत हो। उन्होंने कहा कि मैंने जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय से यानी अब्दुल्ला सेकंड से बात की और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल मिसी से भी बात की। मैं चाहता हूं कि मिस्र ज्यादा लोगों को स्वीकारे। ट्रंप ने कहा कि गाजा सचमुच एक विध्वंस स्थल की तरह हो गया है और सब कुछ यहां पर ध्वस्त हो चुका है। वह लोग मर रहे हैं, इसलिए मैं कुछ अरब देशों के साथ शामिल होकर एक अलग स्थान पर इनके आवास बनाना पसंद करूंगा, जहां वे शायद बदलाव के साथ शांति से रह पाए। देखिए, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय से अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं हुई है। ट्रंप ने सोमवार को शपथ के बाद भी कहा था कि गाजा समंदर के किनारे एक असाधारण स्थान है, अच्छा मौसम और सब कुछ अच्छा है। गाजा का अलग तरीके से पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए। गाजा में 19 जनवरी को 15 महीने की लड़ाई के बाद हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम हुआ। अब लड़ाई रुकने के बाद गाजा में लोगों का लौटना भी शुरू हो गया है। हालांकि गाजा वासियों के सामने पुनर्निर्माण एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने खड़ा है। बढ़ेंगे आगे। देखिए, भारत का पड़ोसी देश चीन एक ऐसे डिफेंस सेंटर का निर्माण कर रहा है जो अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। जी हां, देखिए, अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक उनके अनुसार चीन बीजिंग से 30 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा डिफेंस सेंटर तैयार कर रहा है। इस विशालकाय डिफेंस सेंटर को लेकर अमेरिकी खुफिया विभाग का मानना है कि चीन का डिफेंस सेंटर अमेरिका के डिफेंस सेंटर पेंटागन से 10 गुना बड़ा होगा। इसी के साथ ही यह डिफेंस सेंटर अमेरिका से युद्ध के हालात में कमांड और कंट्रोल सेंटर का काम भी करेगा।
अब जानकारी जो मिली है उसके हिसाब से अगर आपको बताएं तो ये सेंटर 1500 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। इस डिफेंस सेंटर की एक तस्वीर भी सामने आई है जो बताती है कि इस सेंटर में किसी भी युद्ध के दौरान चीनी सैन्य नेताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़े बंकर भी बनाए जाएंगे। अमेरिका की खुफिया एजेंसी मान रही है कि चीन का यह डिफेंस सेंटर दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस सेंटर बनने वाला है। इसी के लिए अमेरिका की खुफिया एजेंसी इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। सामने आई तस्वीर के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसी का मानना है कि डिफेंस सेंटर के निर्माण का काम मिडिल 2024 में शुरू हुआ था। ये निर्माण तब हुआ जब पीपुल्स लिबरेशन आर्मी 2027 में आने वाली सेना की शताब्दी से पहले नए हथियार तैयार कर रही है। अब अमेरिकी खुफिया विभाग का यह भी कहना है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना को तब तक इतना ताकतवर और मजबूत बनाने का आदेश दिया है कि वो ताइवान पर हमला कर सकें। CIA के चीन विश्लेषण के लिए डेनिस वाइल्डर ने कहा कि अगर इस सेंटर की पुष्टि हो जाती है तो यह सेंटर न केवल एक वर्ल्ड लेवल का यानी विश्व स्तरीय मजबूत बल के रूप में सामने आएगा बल्कि परमाणु युद्ध क्षमता को बढ़ाने में भी एक अहम भूमिका निभाएगा। देखिए, अमेरिकी खुफिया समुदाय की देखरेख करने वाले राष्ट्रीय खुफिया डायरेक्टर ने चीन के इन प्रोजेक्ट्स पर कोई टिप्पणी नहीं की। वॉशिंगटन डीसी में चीनी दूतावास ने कहा कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब ताइवान के रक्षा मंत्रालय के करीबी 2 लोगों ने भी कहा कि चीनी सेना एक नया कमांड सेंटर बना रहा है। अब ताइवान में रणनीतिक और युद्ध संबंधी अध्ययन थिंक टैंक काउंसिल के एक रिसर्चर से सु एनची ने बताया दरअसल कि इतना बड़ा एरिया किसी सेना के कैंप या फिर स्कूल के लिए इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज्यादा बड़ा है। इसलिए यह माना जा सकता है कि यह एक प्रशासनिक संगठन या एक बड़े ट्रेनिंग आधार के लिए एक साइट तैयार की जा रही है। बड़ी साजिश की तैयारी में है चीन, इसलिए यह खबर बेहद जरूरी क्योंकि एक बड़ा हब यहां पर कमांड सेंटर के रूप में बनाया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है। बढ़ेंगे आगे अगली खबर की तरफ सिलसिलेवार, उसके बारे में भी करेंगे बात। देखिए, अमेरिका में हाल ही में एक अदालत ने एक ऐसा फैसला सुनाया जो आपको हैरान कर देगा। देश में एक कानून लागू किया गया था जिसके तहत 21 साल की आयु या उससे अधिक उम्र के लोग ही गन खरीद सकते हैं, लेकिन अब अमेरिका की अपील अदालत ने गुरुवार को युवाओं को हैंडगन खरीदने के लिए 21 वर्ष की आयु की शर्त वाले कानून के खिलाफ फैसला सुनाया है। न्यू ऑरलियंस में 5वें अमेरिकी सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने गुरुवार को फैसला सुनाया जिसमें कहा गया कि 18 से 20 साल के बच्चों की भी एडल्ट्स की ही तरह हथियार रखने का अधिकार है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि गन खरीदने के लिए 21 वर्ष की शर्त रखना संविधान के दूसरे संशोधन का उल्लंघन है। न्यू ऑरलियंस में कंजर्वेटिव 5वें यूएस सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स में 3 जजों के एक पैनल ने यह फैसला सुनाया। अमेरिका में साल 2022 में भी एक केस सामने आया जब गन खरीदने की एज लिमिट के खिलाफ लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने एज लिमिट को कायम रखने का फैसला सुनाया था। हालांकि अब कोर्ट ऑफ अपील्स ने कहा है कि 18 से 20 साल के लोगों पर गन खरीदने पर बैन नहीं लगना चाहिए। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि आखिरकार सेकंड यानी दूसरे संशोधन में 18 से 20 साल के उन लोगों को शामिल किया गया है जिनके हथियार रखने और धारण करने का अधिकार सुरक्षित है। इससे पहली अपील में साल 2012 में गन खरीदने के लिए आयु प्रतिबंध को बरकरार रखा गया था, लेकिन अब अपील कोर्ट ने 18 से 20 साल के लोगों को गन खरीदने की इजाजत देने की बात कही। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के काश पटेल को संघीय जांच एजेंसी यानी FBI का नया निदेशक नियुक्त किया है। देखो, गुरुवार को सीनेट में काश पटेल की नियुक्ति की पुष्टि के लिए बैठक भी हुई। इस बैठक से पहले काश पटेल ने अपने माता पिता के पैर छुए जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। लोग उनके भारतीय संस्कार और पारंपरिक जड़ों को बनाए रखने के लिए उनकी सराहना कर रहे हैं। देखिए, पटेल ने अपने माता पिता को जय श्री कृष्ण कहकर संबोधित किया जिसे भी खूब सराहा गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर कई यूजर ने कमेंट भी किया। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा कि ये पहली बार है जब किसी ने इस तरह से अपने माता पिता को सम्मान दिया हो, ये प्यार है। दूसरे यूजर ने लिखा कि अपनी जड़ों को कभी भूलना नहीं चाहिए। एक अन्य लिखता है कि वाह, मैंने नहीं सोचा था कि मैं उनसे अब और प्रभावित हो सकता हूं।
उनके माता पिता को गर्व की अनुभूति होगी। काश पटेल ने सुनवाई के दौरान अपने माता पिता का परिचय देते हुए कहा कि मैं अपने पिता प्रमोद और अपनी मां अंजना का स्वागत करना चाहता हूं, तो आज यहाँ बैठे हैं। वे भारत से अमेरिका आए थे, मेरी बहन निशा भी यहाँ आई है। जय श्री कृष्ण। उनके इस पारंपरिक अभिवादन को भारतीय समुदाय और अमेरिकी नागरिकों दोनों ने खूब सराहा, जमकर सराहा। काश पटेल भारतीय मूल के अमेरिकी वकील और राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ हैं। वे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाते हैं। वो FBI निदेशक के पद के लिए नामांकित हैं। इस दौरान सीनेट की न्यायपालिका समिति में उनके नामांकन की समीक्षा जारी है। अगर वो इसमें पास हो जाते हैं तो वो भारतीय मूल के पहले FBI डायरेक्टर बन जाएंगे। समय एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक से जब लौटेंगे तब जिहाद से जुड़ी बड़ी खबरें दिखाएंगे।